Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Ashpreet and today I'm going to teach you about nuclear energy. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने अबाउट रेडियो एक्टिविटी। वो प्रोसेस कैसा था? स्पॉन्टेनियस। उसके केस में हमें किसी भी और पार्टिकल की बम्बार्डमेंट नहीं करानी पड़ती थी। ऑटोमेटिकली जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता था वो डिसइंटीग्रेट कर जाता था। बट इसके केस में क्या होता है, देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन इज इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग द फॉर्मर विद a suitable high energy particle. Let us take हमारे पास कोई ये stable nucleus है, हम इसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं, मतलब इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं कोई हाई एनर्जी पार्टिकल एंड हमें आगे क्या मिलता है, एक और पार्टिकल मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ये प्रोसीजर कैसे रहता है, देखिए, दिस XAZ is known as target nucleus, this helium particle is known as projectile, जो जाकर स्ट्राइक होता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ एंड हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एक सेंटर में कंपाउंड न्यूक्लियस। जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये आगे फर्दर डिके करता है इन वाई, दैट इज द प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड H11। सपोज इसके केस में हमारे पास प्रोटॉन निकल रहा है, तो दिस प्रोटॉन इज नोन एज द प्रोडक्ट पार्टिकल। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मेशन रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन का। फर्स्ट इज द टारगेट, सेकेंड इज द प्रोजेक्टाइल, दिस इज कंपाउंड न्यूक्लियस, दिस इज प्रोडक्ट न्यूक्लियस, दिस इज द प्रोडक्ट पार्टिकल प्लस Q। Q यहाँ पर क्या रहती है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। Q इज द एनर्जी रिलीज्ड। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था, इट वाज अ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। दिस वाज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इस साइड थे हमारे पास एटॉमिक मासेस। यहाँ से हमें क्या देखने में ऑब्जर्व हुआ था कि जो सेंटर पार्ट है, यानी कि फ्रॉम A इज इक्वल्स टू 30 टू A इज इक्वल्स टू 170, A is equals to 30 to A is equals to 170। इसके केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फ्लैट रीजन मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं आपको एक ब्रॉड मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्रॉड मैक्सिमा। एंड अगर मैं इससे कम की बात करूं, यानी कि दिस वाज 30 एंड दिस वाज 170, अगर मैं मास नंबर which is less than 30 and mass number which is greater than 170 इसकी बात करूं, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसके केस में भी कम है एंड इसके केस में भी कम है। यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो रही थी, मैक्सिमम पहुंची, उसके बाद डिक्रीज हुई। मैक्सिमम हमें इस रेंज में मिल रही है व्हेन द मास नंबर इज फ्रॉम 30 टू 170। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट फॉर A लेस देन 30 and A greater than 170, the average binding energy per nucleon is comparatively low. So it means that in the mid mass region, that is from 30 to 170, the nuclei are more tightly bound in comparison to the nuclei is within the range A less than 30 and A greater than 170. So the transformation of less stable nuclei into a more stable tightly bound nuclei would result in the excellent possibility of releasing the nuclear energy. इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली, देखिए, अगर जो यहाँ पर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं वो फिजन का प्रोसेस करके सेंटर वाले रीजन में आ जाते हैं तो वो रिलीज करेंगे एनर्जी विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। एंड सिमिलरली जो यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है, अगर वो फ्यूजन का प्रोसेस करके पहुँच जाएंगे इन द मिडिल रेंज तो वो भी रिलीज करेंगे एनर्जी, गेन करेंगे एनर्जी को एंड दैट एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे पास दो सोर्सेज आए न्यूक्लियर एनर्जी के, फिजन का प्रोसेस एंड फ्यूजन का प्रोसेस। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
देखिए, डिस्टिंक्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, बेसिकली दो वेज रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस से एनर्जी लेने के. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन एंड द सेकंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. न्यूक्लियर फिजन क्या रहता है? जब कोई हैवी पार्टिकल या हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर लेता है अपने आप को एंड पहुंच जाता है मिडिल रीजन ऑफ द कर्व में, स्टेबल रीजन में पहुंच जाता है. मतलब A इज इक्वल्स टू 30 टू A इज इक्वल्स टू 170 के रीजन में पहुंच जाता है. एंड फ्यूजन क्या होता है? जब लाइटर न्यूक्लियाइज फ्यूज करके, कंबाइन करके किसी हैवी न्यूक्लियाई को बनाते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन. तो इन दोनों प्रोसेसेस से हमें क्या मिल सकता है? न्यूक्लियस से एनर्जी. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है. देखिए, इट इज अ फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, यूजुअली जिसका मास नंबर ग्रेटर हो 230 से, इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन. दिस डिके कैन बी नेचुरल स्पॉन्टेनियस बाय स्प्लिटिंग द रेडियोएक्टिव डिके, या फिर आप बोल सकते हैं, देखिए हैवी पार्टिकल है, उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी तो वो अपने आप नेचुरली स्प्लिट कर सकता है. उस टाइप के डिके को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस डिके. एंड एक और टाइप का डिके है कि हम इस हैवी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दें किसी हाई एनर्जी पार्टिकल के साथ, तो उस केस में भी ये स्प्लिट कर देगा एंड उस केस में भी हम बोलेंगे कि हमें न्यूक्लियर फिजन मिल गया एंड थ्रू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिली. सो और कैन बी एक्चुअली बी स्टिमुलेटेड इन द लैब बाय अचीविंग नेसेसरी conditions by bombarding it with the neutrinos. ये neutrinos कैसे होते हैं? They are the thermal neutrinos. इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, ये स्लोली जाकर बम्बार्ड कराए जाते हैं विद a heavy nucleus. Moving forward, देखिए न्यूक्लियर फिजन का ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई न्यूट्रिनो अगर जाकर बम्बार्ड करवाया गया है यूरेनियम 235 के साथ, 235 हेयर इज द मास नंबर एंड 92 इज द एटॉमिक नंबर. तो ये बम्बार्ड होने के बाद यहाँ पर एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म करता है, यूरेनियम 236, 92. दिस इज 92, दिस इज 0, तो यहाँ पर 92 मिला हमें. 235 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 236. मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर शुड बी कंजर्व्ड. ये चीज़ आपको याद रखनी है. जब भी हम किसी भी टाइप के डिके की बात कर रहे हैं तो उसमें मास नंबर एंड चार्ज नंबर हमेशा कंजर्व रहता है. सो ये कंपाउंड न्यूक्लियस बना विच फर्दर डिकेज इनटू अ बेरियम एंड क्रिप्टन न्यूक्लियस. बेरियम 56, 144 यहाँ पर इसका मास नंबर रहता है एंड 56 इज द एटॉमिक नंबर. क्रिप्टन का मास नंबर 89 प्लस इसका एटॉमिक नंबर 36 प्लस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 3 न्यूट्रिनोज. यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? 3 न्यूट्रिनोज प्लस Q, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड. सो इट इज अ न्यूट्रॉन बेस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूट्रॉन बेस्ड क्यों बोला गया है? बिकॉज यहाँ पर बम्बार्डमेंट किसकी कराई गई है? न्यूट्रॉन की कराई गई है. सो दिस इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रॉन बेस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. In this reaction, uranium 235 is bombarded with the thermal neutrons. It splits into barium and krypton with the emission of 3 neutrons. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 neutrons along with the 200 MeV of एनर्जी पर फिजन. एनर्जी पर फिजन का मतलब क्या है कि एक बार जब एक न्यूट्रिनो इसके साथ जाकर फ्यूज होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं बम्बार्ड होगा. फ्यूज इज नॉट द राइट वर्ड, बम्बार्ड होगा तो वो क्या करेगा? फिजन का प्रोसेस अगर करवाएगा एंड एक फिजन के प्रोसेस में वो Q अमाउंट की एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 200 MeV, राइट. सो द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर फिजन आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स. जो ये वाले न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज 3 न्यूट्रॉन्स, दीज आर नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स. एंड जो इनको इनिशिएट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं, इन न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स. द एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज. जो Q अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो हमें किस वे में दिख सकती है? गामा रेज की वे में, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट्स एंड रिलीज्ड न्यूट्रॉन्स. या फिर जो ये फिजन फ्रेगमेंट्स हैं, दिस बेरियम एंड क्रिप्टन आर नोन एज फिजन फ्रेगमेंट्स.
तो जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेसिकली क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है इन फिजन फ्रेगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स को, या हमें वो मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए जो हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ा उसके केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जो फिजन फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, वो थे बेरियम एंड क्रिप्टन। बट इनिशियली हमने क्या लिया था, न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम 235। बट अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इसमें भी हमने यूरेनियम 235 एंड न्यूट्रॉन ही लिया है, बट इसमें जो हमारे पास फिजन फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं दैट आर डिफरेंट। यहाँ पर बन रहा है एंटीमनी एंड यहाँ पर बन रहा है नायोबियम। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, दैट दीज फिजन फ्रेगमेंट्स मे डिफर बट द एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज सेम। ये फिजन फ्रेगमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट जो ये क्यू अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है ये सेम ही रहेगी, दैट इज 200 MeV पर फिजन। जैसे कि पिछले केस में थी हमारे पास 200 MeV, बट उसके केस में जो फिजन फ्रेगमेंट्स बन रहे थे दैट वर डिफरेंट, दैट वर बेरियम एंड क्रिप्टन। इसके केस में हमारे पास एंटीमनी एंड नायोबियम बनेगा, बट जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी सेम, दैट इज 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज द फिजन फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड आर हाईली अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव एंड emit बीटा पार्टिकल्स इन सक्सेशन until it reach the stable end product। इसका क्या मतलब है, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिजन फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये भी बेसिकली स्टेबल नहीं होते हैं, ये अमिट करते हैं फर्दर रेडिएशंस को, और आप बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल्स को, एंड ये फर्दर जाते हैं टुवर्ड्स देयर स्टेबिलिटी। So this was all about nuclear fission. Moving forward, देखिए नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, हमने ये रिएक्शन अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दैट कोई न्यूट्रॉन जब जाकर बम्बार्ड होगा यूरेनियम 235 के साथ तो हमें कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा यूरेनियम 236 का, प्लस वो आगे फर्दर जब स्प्लिट होगा तो वो स्प्लिट होगा बेरियम एंड क्रिप्टन में, प्लस हमें मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, राइट। ये न्यूट्रॉन्स कौन से थे, दे वर दी सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। देखिए ये भी न्यूट्रॉन्स हैं, ये भी न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये 3 न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं क्या वो आगे दोबारा से यूरेनियम 235 की फिजन कर सकते हैं? द आंसर इज येस, वो कर सकते हैं, बट इनकी जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए। जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं ये बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं, बिकॉज ये जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है इन न्यूट्रॉन्स को, तो ये बहुत फास्ट निकलते हैं। इनको अगर हम स्लो कर लें यूजिंग मॉड्यूरेटर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर फिजन प्रोसेस करने में ऑफ द यूरेनियम। एंड इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। देखिए 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स produced in the above reaction may bring fission of 3 more uranium nuclei। अब ये 3 है तो ये और 3 की फिजन कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस 9 न्यूट्रॉन्स। तो जब ये और 3 की फिजन करेंगे तो उसमें से हमें 9 न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, पर फिजन में हमें 3 मिल रहे हैं। देखिए ये जो 3 निकले हैं वो 3 और के साथ फ्यूज करके अगेन और 3 निकाल देंगे, मतलब हमें टोटल कितने मिल जाएंगे अब 9, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। So thus the continuous reaction called the nuclear chain reaction would start and huge amount of energy is released in a very short time। इसके थ्रू हमें बहुत ही हाई अमाउंट की एनर्जी मिल सकती है जिसका हम पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं एज वेल एज इसका नेगेटिव यूज़ भी आता है। पॉजिटिव यूज़ कैसे हम पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बट इसका नेगेटिव यूज़ कैसे हो सकता है, एटम बॉम्ब्स बनाने में। जो बॉम्ब्स होते हैं उसमें यही फिनोमिना काम आता है। बेसिकली ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये कंट्रोल नहीं किए जाते, तो जब बहुत हाई अमाउंट में हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है तो एटम बॉम्ब्स बनते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इनिशियली हमारे पास एक न्यूट्रॉन था, यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम 235 पड़ा था। ये न्यूट्रॉन कौन सा है, थर्मल। ये जाकर स्ट्राइक होगा यूरेनियम 235 के साथ, इसने बनाए फिजन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर दे आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली फिजन प्रोडक्ट्स। 2 फिजन प्रोडक्ट्स बनाए यहाँ पर इसने,
एंड इसने रिलीज किए थे 3 न्यूट्रॉन्स। एंड अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर जाकर बॉम्बार्ड हो रहे हैं विद यूरेनियम 235। अब यहाँ पर भी एक यूरेनियम 235 है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। इसने फर्दर फिजन प्रोडक्ट्स बनाए एंड आगे इसने बना दिए 3 और न्यूट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ये न्यूट्रॉन फर्दर जाके स्ट्राइक हो जाएगा यूरेनियम 235, ये भी लाइक सो ऑन। तो ये आगे से और 3 बना देगा न्यूट्रॉन्स, ये भी और 3, ये भी और 3, लाइक सो ऑन। ऐसे ये प्रोसेस अगर चलता रहता है, सो दीज प्रोसेसेस आर नोन एज चेन रिएक्शंस। सो इफ वी हैव control over this reaction, the energy released can be utilized for a peaceful purposes and this led to the construction of nuclear reactor। हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम इन रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे हम बना सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि यूज होता है फॉर पीसफुल पर्पसेस, मतलब डिस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज हाउएवर इफ द रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके केस में क्या होगा, द एनर्जी रिलीज्ड विल ब्रिंग अबाउट डिजास्ट्रस इफेक्ट्स। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटम बॉम्ब्स। राइट, सो 2 टाइप की यूजेस रहते हैं, 2 टाइप के यूजेस रहते हैं। वन आर द कंस्ट्रक्टिव यूजेस एंड वन आर द डिस्ट्रक्टिव यूजेस। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो सारे आगे फर्दर फ्यूजन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं। अगर हम उनको स्लो नहीं कर पाते तो वो जल्दी से निकल जाते हैं, बहुत फास्ट होती है उनकी स्पीड। अगर हम उनको स्लो नहीं कर पा रहे, किन न्यूट्रॉन्स को, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को, तो वो क्या है, जल्दी से निकल जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो उसके केस में वो फर्दर फिजन का प्रोसेस नहीं करते। तो जो फैक्टर डिसाइड करता है कि आगे फर्दर फिजन होगी या फिर आप बोलिए किस प्रोसेस के लिए, अगर मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोसेस में यूज करना है उसको या फिर एटम बॉम्ब्स के केस में यूज करना है, तो जो फैक्टर डिसाइड करता है वो कौन सा फैक्टर होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द रेट ऑफ द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स ड्यू टू द लीकेज और एब्जॉर्प्शन। दिस इज सिंबलाइज्ड बाय K। अगर K की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल स्टेट एंड दिस हेल्प्स इन गिविंग द स्टेडी पावर जनरेशन। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के केस में हमारे पास K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। K इज ग्रेटर देन 1 तो उसके केस में मेरे पास क्या होगा, सुपर क्रिटिकल स्टेज, यानी कि एटम बॉम्ब के केस में हमारे पास K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 एंड K इज लेस देन 1 सिंबलाइजेस द सब क्रिटिकल स्टेज। मूविंग फर्दर, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब अगर हमें जो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसका पॉजिटिव यूज करना है तो हमने क्या बनाया, एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इट इज अ पावरफुल डिवाइस वेयर इन द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ये यूटिलाइज होती है इन द कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। इट इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। इसमें जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होती हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कंट्रोल्ड। Produced energy can be utilized to produce electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है हमारे पास किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से। जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन न्यूक्लियर रिएक्टर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही सिंपल है, डायग्राम देख के डरना नहीं है, इजी सा है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी सारा। देखिए बेसिकली ये जो पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है डायग्राम में, दिस इज नोन एज फिजन चैम्बर, जिसके अंदर फिजन होती है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं फिजन चैम्बर। दीज ब्लैक रॉड्स आर नोन एज फ्यूल रॉड्स। These are known as fuel rods and ये जो पिंक वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में, इस पोर्शन पे हमने क्या डाला है,
मॉडरेटर। इन सब के फंक्शंस में आगे भी आपको डिस्कस करूंगी, अभी आप कंस्ट्रक्शन देखिए सिर्फ। यहाँ पर पिंक वाले पोर्शन में क्या है, मॉडरेटर है। ये ब्लैक वाली रॉड्स क्या है, फ्यूल रॉड्स हैं। एंड दिस चैम्बर इज नोन एज फिजन चैम्बर। एंड दीज पर्पल रॉड्स जिनको ऊपर रखा गया है, ऊपर रखने का मतलब है इनको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। दीज आर नोन एज कंट्रोल रॉड्स, जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगी। इसके केस में दीज आर नोन एज कंट्रोल रॉड्स। एंड यहाँ पर जो सिल्वर पार्ट आपको दिखाया गया है डायग्राम में, ये बेसिकली क्या है, शील्डिंग। दिस इज नोन एज शील्डिंग। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रहे हैं एंड जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो जब ये रिएक्शंस होते हैं दे आर रिलीजिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो फिजन चैम्बर होता है उसको शील्ड करा जाता है, ताकि जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो इफेक्ट ना हो, उनकी हेल्थ इफेक्ट ना हो, राइट। इसमें से यहाँ पर निकल रहा है एक कूलेंट। कूलेंट क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन अकर हो रहा होगा तो बहुत सारी हीट रिलीज हो रही होगी, तो इस कूलेंट के थ्रू वो हीट सारी पास होती है। एंड ये कूलेंट क्या करता है, इस हीट एक्सचेंजर में इस हीट को, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है, यहाँ से हीट आ रही है। तो आप देखिए ना, अगर हम सिंपल स्टोव के ऊपर पानी रखते हैं, नीचे से हम गैस चला देते हैं तो स्टीम निकलती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर हीट का काम कौन करेगा, जो यहाँ से न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी आ रही होगी। एंड यहाँ पर वाटर पड़ा है तो ये वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, विच विल बी गोइंग थ्रू दीज। स्टीम जाएगी, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, थ्रू दैट स्टीम टरबाइन रोटेट करेगी एंड फर्दर हमें एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है एंड हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर मिलेगी। सो दिस वाज अ लेआउट। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक कॉम्पोनेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, इट इज़ अ फिजनेबल मटीरियल यूज्ड फॉर द फिजन प्रोसेस टू टेक प्लेस। ये कोई भी फिजनेबल मटीरियल होता है जिसमें फिजन प्रोसेस आकर हो सकता है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था यूरेनियम 235, इट इज बेसिकली अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड हियर। Commonly used fuels in the nuclear reactor are uranium 233, uranium 235, etc. When the slow neutrons interact with the fuel, the fission starts and the energy is released. जो न्यूक्लियर चैम्बर था मेरे पास, न्यूक्लियर फिजन चैम्बर था, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें फिजन होती है इन न्यूक्लियर फ्यूल्स की विद द स्लो न्यूट्रॉन्स। आपको ये याद रखना है किस टाइप के न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इनका एक नाम होता है, दैट इज द थर्मल न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या काम होता है, इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फिजन एंड मटेरियल ऑफ द मॉडरेटर शुड बी लाइट एंड इट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। अब मॉडरेटर का काम होता है कि जो हमारे पास फिजन में न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, कौन से न्यूट्रॉन्स, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, अब उनकी स्पीड बहुत हाई थी, उनकी स्पीड को स्लो करने का काम, उनकी स्पीड को स्लो करने का जिम्मा किसने लिया हुआ है, मॉडरेटर ने लिया हुआ है। मॉडरेटर बेसिकली क्या होते हैं, दे आर लाइट पार्टिकल्स, दे आर लाइट एज वेल एज, अब देखिए इनको स्लो करना है उनको, बट इनको एब्जॉर्ब नहीं करना है। मॉडरेटर ऐसा होना चाहिए जो स्लो कर सके इन न्यूट्रॉन्स को बट उसको एब्जॉर्ब ना करे, राइट। सो एग्जाम्पल क्या रहता है मॉडरेटर का, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। जब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन आएगी, मतलब आपको ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एक दो टर्म्स याद रखनी होगी कि न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, मॉडरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है। सो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें अगर आप इन सब चीज़ों को मेंशन करेंगे। एंड एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनके पास, दे आर रिच ऑफ प्रोटॉन्स। जो मॉडरेटर्स होते हैं वो रिच होने चाहिए प्रोटॉन्स के साथ, राइट। फर्दर इज control rods. They have the ability to capture slow neutrons. They are used to control the chain reactions from becoming violent. अब इसका क्या मतलब है, कंट्रोल रॉड्स जो हमने डायग्राम में देखा था, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ डायग्राम। देखिए ये जो पर्पल वाली रॉड्स थी इनको हमने बोला था कंट्रोल रॉड्स।
ये क्या करती हैं बेसिकली, जो हमारे पास सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में अमिट होना स्टार्ट हो जाए तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो वॉयलेंट हो जाए, मतलब एटम बॉम्ब वाला रिएक्शन हो जाए। नहीं, हम तो उसको पीसफुली यूज़ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड्स का। कंट्रोल रॉड्स कौन सी होती हैं? रॉड्स ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम। ये बेसिकली कंट्रोल करती हैं चेन रिएक्शंस को, एंड इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द होल्स ऑफ अ रिएक्टर कोर अप टू अ डिजायर्ड लेंथ। मतलब हम जितनी अंदर तक जाना चाहते हैं, इन कंट्रोल रॉड्स को लेके जाना चाहते हैं, उतनी अंदर तक लेके जा सकते हैं, ताकि हम कंट्रोल कर सकें इन चेन रिएक्शंस को, ताकि ये डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए। नेक्स्ट इज कूलेंट। कूलेंट क्या यूज होता है? वाटर, हेवी वाटर एंड लिक्विड सोडियम। कूलेंट का काम होता है? अ सब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम द कोर ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अ कूलेंट। कूलेंट का काम होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको सराउंडिंग्स तक लेकर जाना, राइट। सो इट टेक्स अप द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड पासिस ऑन द एनर्जी टू द वाटर इन अ हीट एक्सचेंजर। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि ये कूलेंट क्या करता है? पास करता है एनर्जी को टू द वाटर इन द हीट एक्सचेंजर, एंड superheated steam is produced which drives the turbine coupled with the electric generator. So this was all about the components. Moving forward, shielding. शील्डिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो सारा रिएक्टर है जिसमें हमारे पास फिजन का प्रोसेस हो रहा है, दिस न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको क्या किया गया है? शील्ड किया गया है। किसके थ्रू? इसके आसपास एक कंक्रीट वॉल्स बनाई जाती हैं ऑफ 2 to 2.5 मीटर्स थिक, so that the radiations emitted during the nuclear reactions may not produce harmful effects on the person working on the reactor. So some of the nuclear reactors working in India are, अभी कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम दिए गए हैं जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। द फर्स्ट इज अप्सरा, सेकेंड इज CIR, दैट इज कैनेडा इंडिया रिएक्टर, एंड द थर्ड इज ध्रुवा, राइट। सो दीज वर द सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स नेम। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ लिया, एंड सेकेंड फॉर्म जहां से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिल सकती है वो रहती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग 2 or more लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा जब लाइट न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एक हैवी न्यूक्लियस को, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमारे पास 3 रिएक्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या है? 2 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। दिस इज बेसिकली नोन एज पॉजिट्रॉन with release of 0.42 MeV of energy. सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 ड्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं एंड ये फॉर्म करते हैं लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम एटम, एंड इसके केस में भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 3.27 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या दिया गया है? 2 ड्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राइटन, और आप बोल सकते हैं इसको ट्राइटियम, दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्लस एक प्रोटॉन मिलता है, एंड इसके केस में भी हमें एनर्जी जो मिलती है दैट इज 4.03 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे क्या है? फ्यूजन रिएक्शंस हैं, एंड इन सारे रिएक्शंस के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारा मेन एम था इस वीडियो का, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू भी हमें मिल सकती है न्यूक्लियर एनर्जी, बट मिलती नहीं है हमें। देखते हैं क्यों। देखिए, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? द एसेंशियल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर फ्यूजन इज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मटीरियल सो दैट द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी due to thermal motions alone and they can penetrate the Coulomb barriers. This process is called thermonuclear fusion. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, इसका क्या मतलब रहता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको इतनी हाई अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड की जाए, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज किया जाए ताकि ये कूलम बैरियर्स को
पार करके, पेनिट्रेट करके ये दोनों फ्यूज हो एंड हमें मिले न्यूक्लियर एनर्जी। एंड इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। बट इन कूलम बैरियर्स की एनर्जी को पार करना मतलब इस टेम्परेचर को बहुत हाई करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फॉर दिस टाइप ऑफ फ्यूजन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड। एक्सट्रीम का मतलब समझ रहे हैं? एक्सट्रीम, जो कि हमारे पास अभी तक इस टाइम तक वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, अभी तक फाइंड की जा रही हैं, अभी तक इसके ऊपर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इतनी हाई अमाउंट का हमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यहाँ से एनर्जी मिल जाए तो उसके बाद तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसी के ऊपर ही काम चल रहा है बेसिकली, राइट। सो हायर डेंसिटी इज रिक्वायर्ड सो दैट कोलिजन बिटवीन लाइट न्यूक्लियाई अकर मोर फ्रीक्वेंटली। डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए, सो दैट जो कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन द न्यूक्लियाइज वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। सो दीज कंडीशंस आर मेट ओनली इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स। ये कंडीशंस कहाँ पर पाई जाती हैं? स्टार्स के बीच में। यूजुअली आप लैब्स की बात करें, यहाँ पर बात करें, ये पॉसिबल नहीं है। दीज आर ओनली पॉसिबल इन द स्टार्स। मूविंग फॉरवर्ड, कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, इट इज द बेसिस ऑफ फ्यूजन रिएक्टर विच इज द फ्यूचर सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एंड अनपॉपुलेटेड एनर्जी। ये फ्यूचर सोर्स है किस चीज का? अनलिमिटेड एंड अनपॉपुलेटेड एनर्जी का। द एम इज टू जनरेट अ स्टेडी पावर ऑफ हीटिंग द न्यूक्लियर बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10 raised to the power 8 केल्विन। मतलब इतने हाई टेम्परेचर पर अगर हम पहुंचा दें किसको? न्यूक्लियर फ्यूल को, तो हम अचीव कर सकते हैं एक स्टेडी पावर को जो कि अनलिमिटेड एंड अनपॉपुलेटेड एनर्जी होगी हमारे पास। किस रेंज में? 10 raised to the power 8 केल्विन। एंड जब इतने हाई टेम्परेचर पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे जो फ्यूल होगा दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स विच इज नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप इसको याद रख लीजिए कि जब हम इतने हाई अमाउंट के टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे दैट इज 10 raised to the power 8 केल्विन पे, उस टाइम पे जो हमें फ्यूल का मिक्सचर मिलेगा दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज द पॉजिटिव आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, that is the plasma. So the challenge is to confine this plasma since no container can stand such a high temperature. अब हमारे पास चैलेंज क्या है? हमारे पास, इंडिया के पास, वर्ल्ड की हर कंट्री के पास जो काम कर रहे हैं इस पे, उनके पास चैलेंज क्या है कि इस प्लाज्मा को स्टोर करना, बिकॉज इस प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, मतलब ये बहुत हीटेड प्लाज्मा है। एंड यही चैलेंज है उनका कि इसको अगर वो कंटेनर में कंटेन कर लेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती है अनलिमिटेड एंड अनपॉपुलेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, several countries around the world including India are developing techniques in this connection. If successful, then fusion reactors will hopefully supply almost unlimited power to the humanity. जिस दिन ये इन्वेंशन हो जाएगी उस टाइम पर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंड इसी चीज़ पर काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया काम कर रहे हैं। एंड इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज आईविस।